उस पे उन्होंने जो एक्शन लिया वो बड़ा शानदार है, वो हमें उसको कॉपी करने की ज़रूरत है। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि बरतानिया की हुकूमत से, बरतानिया के लोगों से मुझे बड़ी दुख और तकलीफ भी है कि उनके अपने मुल्क में ये हैपन हुई है, ये दहशतगर्दी हुई है, तो उन्होंने पाकिस्तान से आकर किसी को पकड़ लिया। इमरान खान है तो पाकिस्तान है, लेकिन क्या कुछ देशशील इंसान ये बात सोच सकता है? आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि जो शाह महमूद कुरैशी के जो केसेस थे 9 मई के मुकदमात के, जिनमें उसको नामजद किया गया था, उनमें भी वो डिस्चार्ज होंगे, बाइज्जत बरी होंगे, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनफेक्ट में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान आमना ताहिर और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोग्राम के एनालिस्ट अब्दुल मजीद साजिद। नाज़रीन, आज की जो अहम स्टोरीज़ हैं उसमें सबसे पहले बरतानिया में फ़ेक न्यूज़ के हवाले से एक पाकिस्तानी शहरी को हिरासत में लिया गया है। जो फसादात बरतानिया में फैलाए जा रहे थे फ़ेक न्यूज़ के हवाले से, इसकी हक़ाइक़ क्या हैं, इस पर बात की जाएगी। अलावा जी बानी PTI के तोशाखाना 2 के रेफरेंस में क्या अहम पेशरफ्त हुई है, इस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। साथ साथ बरतानिया में जो फ़ेक न्यूज़ की वजह से फसादात बर्पा हो रहे थे, पाकिस्तान के किस शहरी को हिरासत में लिया गया है और क्यों? बस उसका देखें, बदकिस्मती है कि बरतानिया में जो फसादात, नस्ली फसादात भी वो शक्ल इख्तियार कर गए और जलाओ घेराओ और वहाँ तोड़ फोड़ और बड़ी शदीद किस्म के जी उस पे उन्होंने जो एक्शन लिया वो बड़ा शानदार है, वो हमें उसको कॉपी करने की ज़रूरत है। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि उसको जनरेट करने वाला जो उस वक्त असल वजह जो बनी थी कि जो 3 बच्चियों का एक कातिल था, उस कातिल की शनाख्त के हवाले से बताया गया कि ये एक तो वो साइलम सीकर है और मुस्लिम है, ठीक है। और ये जो है ना वहाँ गैर कानूनी तरीके से जो है ना वहाँ पे आया हुआ है। ये एक खबर थी जिसके बाद ये सारे फसादात शुरू हो गए। अब देखें कि वो उसको जनरेट जो सबसे पहले किया गया, जो बरतानिया ने लोकेट किया है या आइडेंटिफाई किया है, तो वो पाकिस्तान का एक शहरी है लाहौर का, फरहान आसिफ नामी। वो एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम भी आ गया है, उस पे उसने सबसे पहले उसको चलाया जी, और फिर उसके बाद वो पूरी दुनिया में वायरल हुई है। सही, ठीक है ना। अब हम मतलब पाकिस्तान के फसादात तो अपनी जगह पे जो हैं हम वो भुगत रहे हैं, और उसमें हमारे कानूनी इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारों की क्या कमियां कोताहियां हैं या क्या प्रोसिक्यूशंस के इश्यूज हैं, वो तो हम पहले ही भुगत रहे हैं कितने अरसे से, ख़ास तौर पे 9 मई और उसके बाद से। लेकिन ये है कि एक दूसरे मुल्क में, 7 समंदर पार एक मुल्क है, वहाँ फसादात की जो जड़ें हैं या जो लिंक है वो पाकिस्तान के साथ जो है ना वो मिल रहा है। तो ये क्या ऐसा नेटवर्क है पाकिस्तान में ऐसे, ये हमारे लिए तशवीशनाक बात है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए तशवीशनाक बात है कि बरतानिया अगर बैठ के इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है और वो जड़ तक पहुंच सकता है, और जिसने सबसे पहले इसको इस फेक न्यूज़ को फैलाया या चलाया वो उस तक पहुंच गए हैं। उससे पहले वहां जो भी हैं वहां पे उन्होंने उस पर काबू पाया। 24 घंटे उनकी अदालतें खुली, हमारे यहाँ तो वो रात को खुलती है एक दफा अदालत, तो वो आज तक उसकी जो है ना वजाहतें, 12 बजे अदालतें क्यों खुल गई, वो जनाब अतर मिनल्ला साहब कुछ कहते हैं और उस वक्त के दूसरे जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो और कुछ कहते हैं। तो ये हम तो उसकी सफाइयां देते रहते हैं, लेकिन वहाँ पूरी की तरह मज़ीद तफसीलात मैं आपसे जानूंगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है परवेज़ संदीला साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं। परवेज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। परवेज़ साहब, बरतानिया में जो फेक न्यूज़ पर एहतजाज और हंगामे के मामले में लाहौर के एक फरहान नामी शहरी को हिरासत में लिया गया है, इस वक्त क्या सूरत हाल है बरतानिया में, वहाँ का कानून इस हवाले से क्या कहता है? वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों को मेरा बहुत प्यार भरा सलाम। देखें, ये इसके ना 2 हिस्से हैं आपके इस सवाल के, कि बरतानिया में जो अभी फसादात हुए हैं, जो मसाइल हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है 1000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, 500 से ज़ायद लोगों पर वहाँ पे ऑलरेडी FIR दर्ज कर चुकी है, जिसके बाद और कुछ लोगों को वहाँ पर इस पर सज़ा भी हो चुकी है।
ये जो टोटल अगर कहा दिया जाए ना, ये पाकिस्तानी जो लड़का इन्होंने पकड़ा है कि टोटल सारा कुछ इसी की न्यूज़ के बाद हुआ है, तो ये मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, ये एक उसका हिस्सा हो सकता है कि इसकी जो न्यूज़ या इनका जो वेब चैनल था या जो इनकी उसकी वजह से वो वायरल हुआ, इसमें ज़रूर है। लेकिन ये है कि इसी की वजह से वो फसादात हुए हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे मीडिया को भी थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल। देखें इस वक्त ग्रीस में या साइप्रस, शायद साइप्रस में वो जो एक इंतहा पसंद घोड़ा है वो वहां पे बैठा हुआ है, उसका रोबिसन नाम है उसका, समथिंग करके उसका नाम है। उसके आप ट्विटर हैंडल पर जाएं और जाकर देखें कि वो किस लेवल की उसने कंपेन की है ड्यूरिंग ऑल दिस पीरियड। उसका एक इतना बड़ा रोल है कि वहां के मेन स्ट्रीम मीडिया में वो रोल उसका जो है वो उसके बारे में चीजें चल रही थी कि वो एक बहुत बड़ा जरिया बना ये पारा करने में। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तानी जो है, यहाँ से इन्होंने जो इनके चैनल से जो न्यूज़ है वो जाहिर लगी है, वायरल हुई है, उनके बकौल उन्होंने वो लोगों को निकाल दिया है। लेकिन कहाँ निकाला होता है, और अगर वक्ती तौर पे निकाल भी दिया है, परमानेंट भी निकाल दिया तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप अच्छा इसमें ना फेक न्यूज़ में इनके साथ अब जाहिर है हमारा क्या रिलेशन ऐसा कोई इंग्लैंड के साथ है कि यहाँ पे बैठ के किसी ने अगर कोई फेक न्यूज़ या इस किस्म की चीज़ की है तो वो वहाँ पर उनका हमारे पाकिस्तान में उसका कानून लागू होगा, या पाकिस्तानी अदारे जो हैं वो यहाँ के लॉ के मुताबिक उसको गिरफ्तार किया है तो उसके मुताबिक सजा देंगे। ये तो आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर होंगी। दूसरा इसका जो हिस्सा है ना, वो बड़ा मैं उस पर बड़ा मुझे बड़ा बरतानिया की हुकूमत से, बरतानिया के लोगों से मुझे बड़ी दुख और तकलीफ भी है कि उनके अपने मुल्क में ये हैपन हुई है, ये दहशतगर्दी हुई है, तो उन्होंने पाकिस्तान से आकर किसी को पकड़ लिया है। वो जो गोरा उनका अपना ब्रिटिश वहां पर बैठा हुआ है साइप्रस में, उसको अभी तक नहीं पकड़ा, या तो उसको भी साथ में पकड़ ले। अब साइप्रस के साथ तो कोई मसला नहीं है ना इंग्लैंड का, वो तो नजदीक भी है उनके और वहां पे उनके कानून भी लागू होंगे। लेकिन पाकिस्तान में पकड़ लिया, एक तो उसको अभी तक कुछ नहीं कहा उन लोगों ने, वो बिल्कुल अरेस्ट नहीं हुआ। और दूसरा ये है कि इंग्लैंड में बैठकर पाकिस्तान में 9 मई करवाने वालों में जिनका रोल है, जिसमें आदिल राजा है, जिसमें शहजाद अकबर है, ये लोगों पर कोई कानून लागू नहीं होता। आपको आपके मुल्क में आग लगी, हमें बड़ा दुख हुआ, बड़ा तकलीफ हुआ, नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में जो आग लगी हुई है, यहाँ पर आदिल राजा बकायदा आपको पता है फौजियों के घरों की जो लोकेशनें हैं और उनके एड्रेस वहां पे शेयर करता रहे, और वहां बैठकर 9 मई वाले दिन में कमेंट्री करता रहे कि कहां कहां जाना है, कहां कहां आग लगानी है, कहां कहां तबाही फैलानी है। लेकिन काश ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो बैठे हुए ऐसे दहशतगर्दी नजर आए जो दूसरे मुल्कों में कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में मुल्क में तबाही कर रहे हैं। और फिर दूसरा, जब इन पर हाथ डाला जाता है पाकिस्तान में, अब देखें ना ये बच्चा इन्होंने यहाँ से वहां से आके यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया, और इसको अगर 9 मई में गिरफ्तार किया जाएगा या पाकिस्तान में किसी ऐसी दहशतगर्दी में गिरफ्तार किया जाएगा तो दर्द जो है वो बरतानिया और अमेरिका तक होगा, इंसानी हकूक की तंजीमें उठकर सामने खड़ी हो जाएंगी। ये बड़ा थोड़ा सा मज़ार है जो कि मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आपने अच्छा पॉइंट आउट किया कि वहां बैठे जो पाकिस्तान में आग लगा रहे हैं उनके हवाले से उनको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमने जो जेस्चर दिया है और हमने जिस फरहान आसिफ की गिरफ्तारी की है, मेरा ये ख्याल है कि इसको फॉलो करें या फॉलो करना चाहिए उनको, कि ये किसी के घर में आग लगी का मतलब ये नहीं कि हमको खुशी करें, खुशी मनाएं, शादियाने बजाएं। तो ये तो एक मेरा ख्याल है हमने एक अच्छा उनको जो है ना एक जेस्चर भी दे दिया, और इसी को वो फॉलो उनको करना चाहिए, सारे ममालिक को ही फिर इसी तरह करना चाहिए। अच्छा, आप की चूंकि बड़ी गहरी नज़र है, फैज़ हमीद के साकिब निसार के साथ ताल्लुकात की जो एक बार बार खबरें आ रही हैं, और खुद साकिब निसार बड़े तरीके से, बड़ी तेज़ तरार अंदाज में जो बात कर रहे हैं यहाँ सहाफ़ियों के साथ, और बिल्कुल इनकार कर लेते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने कोई गैर कानूनी काम भी नहीं किया। इलावा जी भी जो नेटवर्क फैज़ हमीद का गिरफ्तार हो रहा है, क्या लग रहा है आपको ये आगे ताने बाने कहाँ जाके मिलेंगे? सर देखें, अगर तो रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि हर हाल में इस मुल्क से ये जो फितना है, जो रियासत का जाहिर है, अब इसमें तो कोई कहने में कोई आर नहीं है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए कि रियासत का अपना बनाया हुआ जो फितना है जिसको रियासत ने बनाया है। मैंने बल्कि कल नहीं बल्कि परसों मेरी बड़ी अहम मुलाकात थी, और बड़ी नॉलेजफुल मुलाकात, जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ मिलता है आपको पाकिस्तान के आगे पीछे की जो आपके पास खबरें वहाँ से मिलती हैं। तो मैंने वहाँ पर भी ये कहा कि ये रियासत ने बनाया और इसमें कोई शक नहीं है। एक सीट वाले बंदे को आप लोगों ने वज़ीर बना दिया, मतलब एक सीट वाले बंदे को, इमरान खान की टोटल औकात तो एक सीट थी ना, उसको वज़ीर बना दिया। और उसमें अगर रियासत ने फैसला कर लिया कि वो इमरान खान, इससे पहले भी बड़े लोगों को बनाते रहे हैं, पहले भी हुकूमतें बनाती रही हैं, लेकिन ये वाला रिएक्शन
किसी ऐसे साबित वज़ीर-ए-आज़म तरफ से नहीं आया जो इमरान खान साहब की तरफ से है। वो अब भी मजीद है कि पाकिस्तान देखें, अब उनके जो लीडरान है या उनके जो फॉलोअर्स हैं, बल्कि उनके जो MNA है, वो कहते हैं कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है। लेकिन क्या कुछ देशशील इंसान ये बात सोच सकता है? ओ भाई, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। बिल्कुल। अब अगर रियासत ने फैसला कर लिया कि इस फितने को खत्म करना है जी, अगर उन्होंने अपने ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया, उस ऑफिसर को जो हमारे मुल्क की सबसे अहम एजेंसी चलाता रहा, लेकिन ना अब दुनिया हमारे उस पूरे पीरियड में भी तो सवाल पैदा हो सकता है, ये अगर आपका ये ऑफिसर ये सब कुछ कर रहा था तो रियासत पाकिस्तान कहाँ थी, हुकूमत पाकिस्तान कहाँ थी, आपका अदारा कहाँ था? हम तो ये भी सवाल सुनने के और सहने के लिए तैयार बैठे हैं। तो फिर साकिब निसार कौन से खेत की मूली है? साकिब निसार तो टोटल 100%, देखिए इसमें बहुत सारे लोग हेल्पफुल हैं, कोई इनसे करवा रहा था, कोई इनके लिए कर रहा था, लेकिन साकिब निसार वो सेंटर पॉइंट है, घूम कर सब शाम को यहीं बैठते थे और इनके साथ बैठकर डिसाइड करते थे कि हमने कैसे करना है। साकिब निसार ने जिस फैसले की वजह से सब कुछ हुआ, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को उनकी हुकूमत से निकालना, पार्टी से निकालना, उनके साथ सिलसिले माफिया जैसे और लफ्ज इस्तेमाल करना, ये कोई आम बात तो नहीं है। ये वो साकिब निसार की अपनी ज़हनी इतराज तो नहीं है, ये उसने खुद बैठकर तो लफ्ज नहीं देखे होंगे ना। ये देने वाले तो आपको पता ही कौन होंगे। अब वो इसको माने या ना माने, फिर एक ऐसे इंसान जिसमें दुनिया भर की बुराइयां पाई जाती हैं, आप किसी नेम इट कोई बुराई का जिक्र कर लें, वो आपको इमरान खान साहब में मिलेंगी। और उनके साथ सादिक और अमीन, मुझे भी दिखाया, आपका भी दिल दुखा कि सादिक और अमीन उसका लफ्ज। तो साकिब निसार इस पूरे सिस्टम का उस दौर में हिस्सा था, इसको लीड कर रहा था। साकिब निसार, मेरा नहीं ख्याल, अगर सिस्टम ये फैसला कर चुका है, रियासत ये फैसला कर चुकी है, तो साकिब निसार इस पूरे नेटवर्क का, जिसको आप फैज नेटवर्क कहते हैं, बड़ा अहम हिस्सा है। और वो आने वाले दिनों में हमें इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल नजर आने वाला है। और वो अगर ये सजा नहीं भुगतेगा तो कल कोई भी उठकर, और मैं ये बताऊं, साकिब निसार को पकड़ना, उसको अगर वो जिम्मेदार है, उसको इस सिस्टम में लाना आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। वरना आज जो अदालतों में हो रहा है ना सर, अगर ये आपने ना किया ना तो ये हर अदालत से एक साकिब निसार निकलेगा। और अगर एक साकिब निसार का जो किया हुआ सारा गंद है वो नहीं संभाला जा रहा, तो सोचें ये जो बाकी साकिब निसार करेंगे उसको कौन संभालेगा। साकिब निसार बिल्कुल आएगा जी, कटहरे में आएगा, इंसाफ के कटहरे में। हाँ, ये बात ठीक है। बल्कि एक अहम और बात कि अभी हाल ही में जो कुछ चंद एक रिटायर हुए हैं या जिन्होंने खुद रिज़ाइन किया है कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, उनके नाम भी आ रहे हैं कि वो भी इस मामले में उनके भी कोई जो लिंकेज है ना वो बन रहा है इसी नेटवर्क के साथ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे दोनों, जो रिटायर हो गए या उन्होंने खुद पहले से कर लिया या उनके खिलाफ बहरहाल बाद में कोई कार्रवाई भी हुई जुडिशल काउंसिल की। तो इशारा दस्तूर में हाजिर सर्विस की कोई आपके पास कोई रिपोर्ट है, कोई ऐसा भी कोई नेटवर्क का कोई हिस्सा है? बिल्कुल है जी, ये कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं कि ये शारा दस्तूर की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ऐसा सब कुछ हो सकता ही नहीं। अब मुझे जरा ये बताएं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपने देखा वो वक्त देखा 2016-17 में, क्या 5 दिन वीक में लाहौर से अपनी बेटी के साथ जाकर अदालत में पेश होते कि नहीं होते थे? होते थे। आपने देखा ना, अगर वो उस वक्त कोई ऐसा नेटवर्क का हिस्सा होता तो मियां नवाज शरीफ को सहूलतें मिल जाती ना घर बैठे बैठे, कि आपको आने की जरूरत नहीं है, आपके वकील केस लड़े हैं, जब आपको आना चाहिए तो आप आ जाएंगे। यही होता रहा ना इमरान खान साहब के पास, जब वो जुमान पार्क में बैठे हुए थे, उनकी सहूलतें मौजूद थी। नवाज शरीफ साहब ने क्या मांगा था? एक टेलीफोन मांगा था। किस लिए मांगा था? कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मैं सिर्फ ये मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे कुछ फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, तो जरा बच्चे मेरे से फोन करके पता कर लें कि तबीयत कैसी है। नहीं दिया गया था और उनको आपने इसलिए माफिया कहा। और अभी जो जेल के अंदर बैठकर अपनी मर्जी के तोख मलंगे और उसके अलावा पता नहीं गूंद कतीरा जो नाश्ते फरमाए जा रहे हैं, उनके पास टेलीफोन की सहूलत मौजूद है। ये नेटवर्क जो सारा है ना सर, ये बगैर सहूलत की नहीं चलता। एक दरखास्त दी थी इमरान खान साहब को, खाना ठीक नहीं मिल रहा, तो जेल इंतजामिया को पूरे का पूरा शेड्यूल लाके उस जो सहूलतकार है ना, जिनका आप कह रहे हैं कि है कि नहीं है, तो उनको लाके बताना पड़ेगा, भाजन ये दोपहर में क्या खाता है, शाम में क्या खाता है, इसकी कौन कौन सी जरूरत है, स्पोर्ट्स के लिए कौन सी मशीन चाहिए। तो सर सहूलतकारी आज भी हो रही है, और उस सहूलतकारी को अगर ना रोका गया, जो अभी हाजिर सर्विस सहूलतकारी है, तो ये मामला दूर तक बढ़ जाएगा, हाला नहीं जाएगा। जी बहुत बिल्कुल है। आने वाले दिनों में आप 1-2 ऐसी और चीजें देखने जा रहे हैं, और उनको भी कोई ऐसे नाम दिया जाएगा कबल अज वक्त रिटायरमेंट का। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया परवेज संदीला साहब। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम में फिर से खुश आमदीद।
हमें ज्वाइन किया है शाकिर महमूद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। शाकिर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदेद। शाकिर साहब, बुशरा बीबी के 9 मई के तमाम केसेस उड़ गए हैं, कैसे हुआ है ये, कैसे बरी हो गई हैं वो तमाम केसेस में? देखिए जी, इसमें अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं माजी की तरफ, तो एक तो सनम जावेद के खिलाफ इस तरह के केसेस थे, और फिर एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है रजिया बीबी, और इसमें ये तय किया गया था कि अगर एक कोई मुल्जिम है उसके खिलाफ एक ही मुकदमा दर्ज हो सकता है, एक वाक़े का मुतअद्दिद मुकदमात जो है वो दर्ज नहीं हो सकते। तो आज जो रावलपिंडी की सदारत दहशतगर्दी की अदालत है, उन्होंने इन तमाम मुकदमात में न सिर्फ बुशरा बीबी को डिस्चार्ज किया है, बल्कि उन्हें बाइज्जत बरी करने का हुक्म भी दे दिया है। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि देखें, जब आप सियासी बुनियादों पर जो मुकदमात बनाते हैं तो उनका फिर इंजाम यही होता है। अब बड़ा ही मज़ा का खेल जो है, वो 3 गवाह थे, वो ये कहते थे कि बुशरा बीबी जो है वो इन 9 मई के मुकदमात में बड़ी खुश थी, और उनकी खुशी का ये आलम था, और जिसकी वजह से जो है ये इसमें इनको नामजद किया जाए। तो आज अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद, बुशरा बीबी के वकील के दलाइल मुकम्मल होने के बाद, और उन्होंने वो तमाम जजमेंट्स अदालत के सामने रखी। रिसेंट पास में 2 बड़े केसेस इस तरह के जो हैं, उनके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की बड़ी अहम जो है वो फैसले आ चुके हैं। एक सनम जावेद का केस था, जिसमें बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आई थी, और फिर इसी तर्ज पर जो है वो इमरान खान का केस था, ताम उसमें डिस्चार्ज की इस्तदाद नहीं की गई थी, जिसकी वजह से वो इस्तदाद मंजूर नहीं हुई, जुडिशल के अहकाम जारी किए गए, वो हो गए। तो अब ये जो मामला था ये उसी तर्ज का था, उसी बुनियाद पर था, और बुशरा बीबी को रावलपिंडी के मुकदमात में नामजद किया गया, जबकि वो लाहौर में मौजूद थी। और इसी तरह का एक और केस है, आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि जो शाह महमूद कुरैशी के जो केसेस थे 9 मई के मुकदमात के, जिनमें उसको नामजद किया गया था, उनमें भी वो डिस्चार्ज होंगे, बाइज्जत बरी होंगे, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो उस दिन कराची के अंदर मौजूद थे, उनकी अहलियत जो है वो बीमार थी, उनके इलाज मुआवजे के लिए वहाँ पर वो मौजूद थे, और मुकदमात जो हैं वो उन पर लाहौर में दर्ज किए गए, जबकि कराची के अंदर भी जो है वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई, वहाँ पर एहतजाज हुआ, जलाओ गिराव हुआ, लेकिन वहाँ पर जिस जगह पर वो खुद मौजूद थे वहाँ पर उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जबकि लाहौर के अंदर, दीगर शहरों के अंदर, मुल्क भर में उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तो ये जब नाकिस प्रोसिक्यूशन होती है, नाकिस तफ्तीश होती है, जो मफरूजों के ऊपर मुकदमा बनाए जाते हैं, तो फिर उनका इंजाम इसी तरह ही होता है कि उन्हें उठाकर जो है वो डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। अच्छा, ये आलिया हमजा और सनम जावेद के हवाले से जो वो किस तरीके से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से वो क्या लें निकली हैं, ये निकलने में कामयाब हुई हैं, आप उसका कोई राज भी रखते हैं कि वो पुलिस सरगोदा पुलिस की शामत क्यों आई है? तो वो ज़रा कहानी हमें भी बता दें, थोड़ी सी बता दें, बेशक इतनी कि जितनी आप बताना चाहते हैं, जो आपने ऑब्जर्वेशन की है। नहीं, बिल्कुल। जो सोर्स इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इस हवाले से जो पुलिस थी वो ये चाहती थी कि आलिया हमजा और सनम जावेद को दोबारा जो है वो किसी तरह उनको जो है वो नजरबंद कर दिया जाए, या किसी तरह किसी और मुकदमे में डाल दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक तो सनम जावेद जो है वो प्रोटेक्टिव बेल पर थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकी नजवी साहब ने सख्ती से ये कह रखा है कि 29 अगस्त तक आलिया हमजा को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और अगर गिरफ्तारी मकसूद है, कोई इस तरह की चीज है, तो आपने लाहौर हाई कोर्ट के इल्म में लाना है, लाहौर हाई कोर्ट से इजाजत लेनी है। तो ये बड़ा मुश्किल था इंतजामिया के लिए, पंजाब पुलिस के लिए, कि वो इनको किसी मुकदमे में गिरफ्तार करें। तो फिर जो हमारे सोर्सेज हैं और वहाँ पर जो लोग थे, जो हमें खबर मिली, वो ये कि इनको जो है वो लोग इनको जो है वो नजरबंद करने के हवाले से जो है वो कुछ चीजें फाइनल हो चुकी हैं, और कुछ जगहों पर यह भी बात आई सामने कि उनके नजरबंदी के अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए गए। अब होता ये है कि एक जो आलिया हमजा है, क्योंकि वो MNA रही हैं, वो गवर्नमेंट के अंदर रही हैं, तो वो काफी ज्यादा सोर्सफुल हैं इस हवाले से कि उनको इंफॉर्मेशन मिलती है। उन्हें किसी शख्स ने आकर उनको ये बताया कि, और वो शख्स जो है वो बड़े बासर थे, वो सिस्टम के अंदर मौजूद हैं इस वक्त। उन्होंने बताया कि आपके हवाले से ये चीजें चल रही हैं, और आपको जो है वो यहाँ से
जो है वो फौरी तौर पर निकलना चाहिए। तो उसके बाद वो वहां से निकली है और आज उन्होंने फैसलाबाद की अदालत में कुछ मुकदमात में भी उन्होंने अबूरी जमानत हासिल करनी थी, लेकिन वो फिर फैसला जो है वो उसको जो है वो ताखीर का मौखर कर दिया गया। तो अब जो ये इतलात है आखिरी के सनम जावेद और आलिया हमजा जो हैं वो किसी महफूज मकाम पर मौजूद हैं और 22 अगस्त तक जो है वो कोशिश ये की जा रही है कि वो किसी तरह भी जो है वो सामने ना आए और 22 अगस्त का जो इनका इस्लामाबाद के अंदर जलसा है उसके हवाले से जो है वो अपने कारकुनों को, सपोर्टर्स को और पब्लिक को मोटिवेट कर रही हैं। अच्छा शाकिर साहब, बानी पीटीआई के जो नए तोशाखाना रेफरेंस दायर हुआ है उस हवाले से क्या पेशरफ्त आई है? आपके सोर्सेज क्या कहते हैं, कोई खबर? देखिए जी, अब तो ये आप देखें कि 19 अगस्त को वो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद होती है और तकरीबन मेरे ख्याल में 29 दिन जो है वो इनका रिमांड भी लिया जाता है और आज ये जो है वो रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है। इसको हमने देखना होगा कि क्या जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं, क्या जो एक फेयर ट्रायल का हक जो है, फेयर इन्वेस्टिगेशन का हक जो है वो किसी मुल्जिम को मिलना चाहिए कि वो अपने हक में जो है वो शवाहिद पेश कर सके। क्या ये चीजें मिली हैं? क्या इतनी ज्यादा किस चीज की जल्दबाजी है कि अभी आप 19 अगस्त को जो है वो जुडिशल हो रहे हैं और उसके बाद अभी तक जमानत जो है उसके ऊपर समाअत नहीं हुई और आप जो है वो उसके हवाले से जो है रेफरेंस भी दायर कर रहे हैं और फिर रेफरेंस जो है वो उसके हवाले से ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ी अहम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आ चुकी है कि एक तोशाखाना का केस है। मैं आपको ये मिसाल देता हूँ कि आपके स्टूडियो में अगर किसी चीज पूरा स्टूडियो की चीजें चोरी करके ले जाते हैं, आपके माइक ले जाते हैं, आपके कैमरे ले जाते हैं, आपका सामान, आपके चेयर्स, तो क्या उनकी अलग-अलग इन्वेस्टिगेशन होगी कि जी माइक के ऊपर जो है वो जिसने चोर पकड़ा गया है तो उसका अलग जिस्मानी रिमांड होगा, जो चेयर चोरी हुई है उसका अलग जिस्मानी रिमांड होगा, जो कैमरे चोरी हुए हैं उसके लिए अलग रेफरेंस दायर होगा। तो ये तोशाखाना का मामला भी ऐसा है कि आप जो है वो एक अब जो गिफ्ट है उसके ऊपर आप अलग रेफरेंस जो है वो दायर करने जा रहे हैं। तो ये भी बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, सियासी बुनियादों पर बनाया जा रहा है और इसका हाल भी ऐसा ही होगा जैसे आज 4 साल के बाद एहसन इकबाल की जो इंक्वायरी थी नारोवाल स्टेडियम की वो बंद कर दी गई है और उस इंक्वायरी के लिए जो है न सिर्फ एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया गया था बल्कि उस इंक्वायरी पर जो है वो इस कौमी खजाने से जो है वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। तो पाकिस्तान का जो अवाम के टैक्स का पैसा है वो ऐसी चीजों पर खर्च किया जा रहा है जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, जिनसे आप कोई चीज रिकवर नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल है तोशाखाना की कि आज ये रेफरेंस फाइल किया गया है, यानी ये अब जो है वो किस्तें चल रही हैं या सीजन चल रहे हैं। तोशाखाना सीजन 1 है, तोशाखाना सीजन 2 आज फाइल किया गया और ये सीजन चलते रहेंगे और फिर इन सीजन का जो हासिल कराना कोई कुछ नहीं होगा। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर साहब आपका। साहब शाकिर साहब ने तो हमें काफ़ी खबरें दे दी हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की जो तारीख दी गई थी 29 सितंबर थी, तो उसमें तोसी क्यों कर दी है? हाँ, वो अब अक्टूबर पे चले गए हैं और ये देखने वाली ये बात है अभी तो पंजाब में भी नहीं हुए, पंजाब में नहीं हो रहे और इस्लामाबाद भी हो इस वजह से जो कि कोर्ट ने कहा है और कोर्ट के अहकामात की वजह से बमरे मजबूरी ये करवा रहे हैं। और पहले भी जो बाकी सूबों ने कराए हैं, जैसे सबसे पहले बलूचिस्तान ने कराए हैं पीटीआई के दौर में, ये 4 साल के लिए हुए थे, सिंध ने कराए हैं, केपी ने कराए हैं। हाँ जी। तो पंजाब ने अभी तक नहीं कराए। खुद पिछले दौर में इमरान खान के दौर से ये पेंडिंग चले आ रहे हैं, उससे पहले भी चले आ रहे हैं, तो उन्होंने भी नहीं कराया। जो ये कहते होते थे कि मतलब ये निज़ाम में जो है ना दुनिया का जानता हूँ, मगरिब का, और वहाँ बल्दियाती सिस्टम से ही जो है ना जमहूरियत मजबूत होती है, वहाँ से लीडरशिप भी मिलती है, वहाँ मसाइल भी हल होते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने दौर में नहीं कराया। और ये तो पहले ही आदी हैं, पीपल्स पार्टी या नून लीग ही पहले इसके अलावा रही, तो इन्होंने भी इसी तरह लैतुल-लाल से काम लिया और नहीं करवाया। तो पंजाब में नहीं हुए और नहीं कराना चाहते। इसी तरह जो केपी में हुए हैं, केपी में जो बल्दियाती काउंसिल्स हैं ना, उन्होंने सब ने पेशावर हाई कोर्ट का रुख किया कि भाई ये इसको 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, ये करवाए हैं। केपी हुकूमत थी उस वक्त भी, ये पीटीआई की, और अब भी पीटीआई की हुकूमत है जी। लेकिन एक ढेला भी नहीं दिया इन काउंसिलर्स को
बलदयाती जो इलेक्शन हुए हैं 2 साल से ज्यादा अरसे के हो गए। अच्छा, तो वो कैसे चलेंगे? वो कहते हैं एक तो इन्होंने वैसे ही वो तहसील काउंसिल्स को जो है ना वो बनाने मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन वो लोगों ने दफातर में भी बैठना शुरू कर दिया जो मुंतखब नुमाइंदे हैं बलदयाती काउंसिल्स के, लेकिन उनको 1 रुपया भी नहीं दिया। तो वो क्या करें? ठीक है ना, वो किस तरह काम करें, किस तरीके से लोगों के मसाइल हल हों? तो ये बुनियादी तौर पे एक मसला है और ये पंजाब में भी होने चाहिए, लेकिन इनको इख्तियारात भी देने चाहिए। कराची वाले भी इसी तरह करते हैं, वो भी वहां भी हुए हैं तो उनको भी कुछ नहीं मिला। बलोचिस्तान तो वैसे ही एक बड़ा मतलब गरीब सा सूबा है, ठीक है, या कह लें कि वो वफाक उसको ज्यादा चलाता है। तो ये यहाँ पंजाब में भी तो होने चाहिए, इस्लामाबाद में भी इसको मजीद ताखीर का शिकार नहीं करना चाहिए और उससे आगे पंजाब में भी आना चाहिए। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है वकार भट्टी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। वकार साहब शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वकार साहब, हर गुजरते दिन के साथ फैज़ हमीद के बारे में नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, लेकिन चकवाल में अरबों रुपए से तामीर जो डैम था उसको फाल करने में कैसे और क्यों रोका गया फैज़ हमीद ने उसको? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये पिछले साल ये बात हमारे नोटिस पे आई थी, फिर हमने डी न्यूज़ में इसके ऊपर एक स्टोरी की। ये रावलपिंडी और चकवाल के बीच में एक छोटा सा दरिया बहता है, नाला है जिसको खारिया नाला या खारिया दरिया कहा जाता है। ये चूंकि नाला पूरे साल बहता रहता है, लेकिन खास तौर पे मानसून के मौसम में इसमें बेतहाशा पानी आता है। तो इस जगह पर यहाँ एक डैम तामीर किया गया जिसका नाम था मोहट्टा डैम, महोटा डैम या मोहट्टा डैम जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो ये डैम तामीर किया गया और ये पिछले साल जो है मई जून में मानसून की बारिशों से पहले ये मुकम्मल हो गया था। अच्छा, और इसको ऑपरेशनल होना था जैसे ही ये मानसून की बारिशें पिछले साल शुरू होती तो उस पर पानी रोक के और वहां पे उसकी पॉन्डिंग की जानी थी। ये 3 अरब रुपए का पंजाब की सूबाई हुकूमत का मंसूबा था, लेकिन ये हमें पता चला कि मुझे वहां के रहायशियों ने बताया, जो महोटा गांव है उनके रहायशियों ने बताया कि हमारा जो डैम है ये इसको जो है ये ऑपरेशनल नहीं किया जा रहा। मैं अपने एडिटर के साथ वहां गया, हमने वहां पे जाके इंटरव्यूज किए, डैम का दौरा किया, तो पता चला कि वो जो इसका कैचमेंट एरिया है जहाँ पे पानी जमा होना है, उसके अंदर महकमा इरिगेशन जो है पंजाब का, उसने एक छोटा डैम तामीर कर दिया है। और वो छोटा डैम जो है वो 40 करोड़ रुपए की रकम से तामीर किया गया है। और उसका मकसद ये है कि एक गांव है लतीफाल में एक साबिक जनरल साहब हैं, उनकी ज़मीनें हैं और उनकी ज़मीनों को इरिगेट करने के लिए, पानी देने के लिए, सैराब करने के लिए वो एक बड़े डैम के कैचमेंट एरिया में एक छोटा डैम कायम कर दिया गया, जिसकी वजह से 3 अरब का डैम तो बेकार हो गया। वो जो हजारों एकड़ ज़मीनें उससे सैराब होनी थी, लोगों को पानी मिलना था, वो सारा मंसूबा जो है वो तो ख़त्म हो गया, नाकाम हो गया। और वो जो लतीफाल की जो ज़मीन थी, जब हमने मजीद पूछा तो पता चला कि लतीफाल में हमारे साबिक ISI के जो सरबराह थे जनरल फैज़ हमीद, वो उनका गांव है और उन्होंने अपने असर रसूख के जरिए वो एक बड़े डैम के अंदर एक गैर कानूनी डैम तामीर करवाया, जिसके जरिए उनकी ज़मीनों को सैराब किया जा रहा था। अच्छा भट्टी साहब, आप देखें ना, ये 2015 का प्रोजेक्ट था, मैंने आपकी स्टोरी पढ़ी थी, ये शुरू हुआ और ये गुज़श्ता साल ये मुकम्मल हुआ और अरबों रुपए का ये मंसूबा था। आप ये देखें कि ये कितने बड़ा, यानी एक जंगल का कानून है जैसे इस मुल्क में, कि उन्होंने सिर्फ लतीफाल अपने इलाके की ज़मीन के लिए और अपने उस बल्कि ज़ाती फ़ायदे के लिए, सीधी बात यही है, तो उन्होंने ये कर लिया। और इस पे कोई किसी ने, आपने भी 1 साल पहले ये खबर ब्रेक की और किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। अब क्या महसूस कर रहे हैं आप? अब तो वो अंदर हैं और ये आपकी खबर है बहुत बड़ा, एक देखें, एक इतना बड़ा कौम का सरमाया जाया किया उन्होंने सिर्फ अपनी जात के लिए, अपने फायदे के लिए। क्या समझते हैं अब इस पे कोई एक्शन होगा? देखिए, एक्शन का तो सर आप बता सकते हैं, मैं तो सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ
कि जैसे ये जनरल साहब गिरफ्तार हुए तो मुझे उस गांव में, चूंकि मैं वहां गया था, मैंने 15-20 लोगों से मुलाकात की थी। उन्होंने हमारी बड़ी आवभगत की, हमें लेके गए, हमने डैम का दौरा किया। उन लोगों ने हमें बताया कि अच्छा वहां पे कुछ लोगों ने अपनी जाती जमीनें भी इस डैम की तामीर के लिए दी थी। मतलब आप यहाँ तक सोचें कि आप आपकी आबाई जमीन हो और आप अपनी आबाई जमीन जो है एक हुकूमती इदारे को दे दें, उसकी जो भी कॉस्ट होगी वो उन्होंने ली होगी। कुछ लोगों ने कहा कि हमने इसकी कॉस्ट भी नहीं ली, कीमत भी नहीं ली, ताकि ये डैम बन जाए। ये डैम बनेगा तो इसके नतीजे में जो है इस इलाके में खुशहाली आएगी। यहाँ पे हजारों एकड़, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो कई हजार मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने का वो रिजर्वायर है। तो जैसे ये खबर आई कि जनरल साहब गिरफ्तार हो गए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कोर्ट मार्शल हो रहा है, आप यकीन करें मुझे 15-20 लोग जो थे जिनको मैं अपना नंबर दे के आया था, वो मुझे मुसलसल कॉलें कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि देखें वो आपने अपनी स्टोरी में तो नाम नहीं लिखा था उनका, लेकिन अब चूंकि पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में उनका नाम लिया जा रहा है, तो आप एक तो उनका नाम लें और दूसरा ये कि हुक्काम को कहें कि ये जो मंसूबा 3 अरब रुपए का था, ये अवामी टैक्सेस के जरिए बनाया गया था, इसको तो खुदा का वास्ता इसको फाल करें। और वो जो गैर कानूनी डैम, अच्छा एक और डिमांड आ रही है कि वो जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के वो लोग जिन्होंने वो गैर कानूनी डैम तामीर किया एक डैम के कैचमेंट के अंदर, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो इस जुर्म में बराबर के शरीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए। बहरहाल आपने एक बड़ी खबर दी थी और साल पहले, गिरफ्तारी से पहले, यकीनन बड़ी साहब आपका क्रेडिट है, इसी तरह काम करते रहें जनाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। सर, जब तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने 22 अगस्त को जलसा करना है हर हाल में, क्योंकि हम KPK से काफले, करेने और लवाजमात लेकर आ रहे हैं, हमें ना रोका जाए। अगर हमें रोका जाएगा तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। हमें रोका जाएगा तो फिर हम जो है ना वो भुगत लेंगे, और हम या ये भुगतेंगे। हम क्रेनों समेत आ रहे हैं, हम रास्तों से तमाम रुकावटें हटाएंगे। मेरा नहीं ख्याल ये कोई जमहूरी अंदाज है और जमहूरी तरीका है। आपको अगर नहीं इजाजत मिल रही तो आपका अपना काम रजिस्टर्ड हो, और अगर वो करना चाह रहे हैं जलसा तो करने देना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि उनको कर देना चाहिए, कर देने की इजाजत दे देनी चाहिए। ये दोनों चीजें ठीक हैं। या अगर नहीं मिलती तो देखें वो अपनी एफर्ट कर रहे हैं, कौम को पता है, उनके सपोर्टर्स को पता है कि वो कोशिश करते हैं, उनको इजाजत नहीं मिलती तो उनका तो फरीजा अदा हो गया। अब हर हाल में करने वाली जो बात है ये एक PTI के अंदर ज़ाहिर है एक जोश पाया जाता है और पसंद भी उन्हें किया जाता है। तो अब वो मासूम आदमी शेर अफजल मरवत भी इसमें कूद पड़े हैं और वो खुद से ही कह रहे हैं कि जी मेरे ऊपर जाना बड़ा तकिया किया जा रहा, मैंने इस जलसे को कामयाब करना है। और अलीमा खान कह रही हैं कि ये जो है ना ऐसे ही करे जा रही हैं, बड़के भी मार रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं ना। खान साहब ने इनको कोई जो है ना गले से लगाया, सीने लगाया, जो वो कहते हैं कि जी उन्होंने मुझे जो है ना आगे बढ़ के जो है ना मैं हाथ मिलाने लगा था तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। तो वो कहते हैं ये ऐसे ही कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये अपना क्रेडिट लेने के लिए पूरी पार्टी ने काम करना है, सब जलसे के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहाँ से आगे? खैर, तो ये अब ये दोनों रवैये ठीक नहीं है। एक तरफ ये कि इजाजत भी देनी चाहिए, जैसे पहले एक मजहबी जमात को और जमात इस्लामी को इजाजत दी है और उन्होंने बड़ा पुरअमन एहतजाज किया है, तो वो बिल्कुल पिंडी और इस्लामाबाद के संगम पे किया है। तो वहां तक रहें। ये लाजमी नहीं कि ये पहले की तरह ये कहें कि हमने यहाँ पे आना है और फिर चूंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड है ना वही देखा जाता है और उसके बाद डी चौक तक चले जाएं, फिर वहां जो भी हुआ उस धरने का सारे लोगों को पता है। तो ये PTI का एक ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है जिसको मद्देनजर रखते हुए इजाजत नहीं मिलती। और जो हैं जिस तरह देखें मौलाना फजल रहमान है, उन्होंने एक तहरीक का अलग से ऐलान कर दिया है, तो उनको भी इजाजत मिल जाएगी, चूंकि वो पहले PTI के दौर में कराची से इस्लामाबाद तक आए और उन्होंने एक गमला भी नहीं टूटा। बहुत सारे खदशात वो जाहिर कर रही हैं। एक तरफ वो कह रही हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम बहने ही काफी हैं। क्या वो ये तासुर दे रही हैं कि कोई जो मौजूदा क़यादत है इस वक्त वो अभी तक इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे? अच्छा, और दूसरी जानिब वो ये भी कह रही है कि इमरान खान को एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। बार बार वो इस तरह के खदशात क्यों जाहिर कर रही हैं? बस एक तो उनके जरिए कुछ चीजें अब आ रही हैं, क्योंकि इमरान खान तो आराम से खा पी रहे हैं। हाँ, वो बता भी रहे थे बड़ी मुख्तलिफ किस्म की उनकी खुराकें और मुकव्वी सी और अच्छी, मतलब ठीक है।
ठीक है ना, वो चलें, उनकी वहाँ उनको मिल रहा है तो वो खाएं। हाँ। लेकिन कुछ ये अलीमा खान के हवाले से ये कि कुछ पैगामात और पैगामात जहाँ देने हैं वो अलीमा खान के जरिए भी पहुँच रहे हैं और वो आके बात करती हैं, वो खान साहब से मिलती हैं, फिर वो बात जो करती हैं ना तो वो बिल्कुल प्योर डायरेक्ट खान साहब की जुबान बोलती हैं। अच्छा, वो समझने की जरूरत है। हाँ। ये बाकी जितने भी लोग हैं और भाभी से जो लड़ाई करती है वो भी खान साहब की जुबान नहीं, बोलती वो है। उनकी जुबान नहीं बोल रही, वो तो आज जब हो रहा था ये मामला तो खान साहब की बात चल रही थी हाँ। साफियों के साथ और वो 2 से 3 दफा जो है ना वो इंटरप्शन हुई। अच्छा। और आवाजें आई ऊंची ऊंची और वो भी उन्होंने भी कान धरे और वो कुछ अपनी बात के लिए ना करते करते रुके। वो आपस में ये क्या होता है, सास बहू और इसी तरह बावर्च नंद और भाभी। नंद, तो ये वाले झगड़े तो होते ही हैं। हाँ। तो यहाँ भी मौजूद हैं और हैं तो कई जगहों पे कई मामलात में खुद पीटीआई के जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं ना वो इस बात को कुछ अरसे से फैला रहे हैं कि ये सारा किया धरा जो है ना हाँ। मैडम बुशरा का है। अच्छा। ये उसके लालच ने खान साहब को फंसाया है। खान साहब को क्या लगे इन तोहफों ताइफ से, ये उनका लालच ही था कि वो सारे तोहफे जो है ना वो हड़प करती गई और उनको औने पौने जो है ना रेट रूट लगवा के तो थोड़ा बहुत ही जो है ना, इसके अलावा भी ज़ाहिर है बहुत सारी कहानियां उनकी आगे फरागोगी के हवाले से जो चीज़ें हैं, बिल्कुल। बाज़ औक़ात केपी में मिशाल यूसुफ जई के हवाले से आती हैं। तो ये हो सकता है इसी बात का असर हो या फिर इसी तरीके से ये चल रहा हो, वो भी समझ तो कि हमारे भाई को फंसाने वाली हमारी भाभी हैं। अच्छा। और वो उनसे लड़ रही हूँ। हाँ। तो ये एक राय तो पाई जाती है। ये बात ठीक है, ये हकीकत है कि पहले भी इस पे बात हो चुकी है। तो इस वजह से लड़ाई होगी कि अब ये तोशा खाना दूसरा भी निकल आया है। तो ये आप भाई क्या करती हो, कितने का आपने वो जो है ना खाने हैं ये जो तोहफे, और ये तो अब आ रहे हैं सामने, ये आपका लालच ही खत्म नहीं हो रहा। मुमकिन है इसी बात पे लड़ाई हो, और क्या लड़ाई हो सकती है कि हम एक केस भुगतते हैं और एक आपका और निकल आता है। आपके तोहफे ही नहीं खत्म, आप इतनी लालची हैं। तो इस पे बात तो हो सकती है, यही बात मेरी नजर में हो सकती है। आज ही हुई है और आज ही रेफरेंस दायर हुआ दूसरा। अच्छा, ऐसा वैसे एक तरफ हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास फौरी बुलाने का फैसला कर लिया है और दूसरी जानिब केपी के असम्बली ने 19 अगस्त को जो इजलास बुलाना था वो मुलतवी कर दिया। क्या वजह बनी है? वो तो इसलिए मुलतवी किया है कि जो है ना शकील खान बरतरफ वजीर जी, वो आके उन्होंने ऐलान किया था कि मैं जो ना केपी में, ज़ाहिर है वो अपने सूबाई असम्बली के मेंबर तो हैं, बिल्कुल, वो तो वजारत से हटाए गए, तो वो जो है ना आके उन्होंने अपनी सफाई देनी थी। और ये खबर थी कि उनके साथ जो उनके सपोर्टर्स एमपीएज हैं, हाँ जी, वो भी जो है ना वो वहां आएंगे और उनके लिए कलमा हक बुलंद करेंगे। सही। तो इस बात को भांपते हुए ये जो है ना इसको डिले किया, जो एक खबर है उसके मुताबिक ही इसको मौखर किया है कि इससे पहले खान साहब की मुलाकात हो जाए और मुलाकात के बाद जो है ना फिर वो चीज़ें ज़रा सेट हो जाएं। तो ये जो शोर शराबा है ये यहाँ ना करें, क्योंकि बात बढ़ रही है और खान साहब ने उनको बुला भी रखा है। मुलाकात तो हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास फौरी क्यों बुलाया? हाँ, वो कुछ चीज़ें हैं करने वाली, जैसे ये कोई कोर्ट के इश्यूज भी आ रहे हैं, कुछ ज़ाहिर है पहले ही चल रहे हैं। वो आपको पता ही है इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल जो है वो तो हो गया हुआ है। हाँ। तो उसको अब मजीद कुछ कानून साजी के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, चूंकि इसके अलावा कोई खबर नहीं आई कि ये अब किस खातर, ये होता भी नहीं है, बस सिफारिश भेज दी जाती है और सदर साहब ने जो है ना वो उस पर दस्तखत करने हैं, तो वो कल जो है ना इजलास बुलाया जा रहा है। ठीक है। वज़ीर आज़म का एक ऐसा इकदाम उन्होंने किया है, तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं उनको चीन में ज़राअत के शोबे में तरबियत दी जाएगी। सही सब दरख्वास्तें भी मौसूल हो गई हैं। हाँ, कोई 500-600 दरख्वास्तें मौसूल हो गई हैं और एहसन इकबाल जो है ना वो एक कमेटी तश्कील देंगे ताकि इस जो यहाँ से स्कॉलरशिप पे भिजवाने हैं चीन में जी, वो उसमें शफाफियत रखी जाए। और उसमें साथ वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया है अपनी ये सारी जो चीन के जो यहाँ वफद आया हुआ था उस सारी वफद की ब्रीफिंग देते हुए ये कहा कि इस हवाले से तमाम सूबों का जो कोटा होगा वो हम मुख्तस करेंगे और तमाम सूबों से जो है ना वो ये सिलेक्शन करके तो हम जो है ना अपने तालिब इल्म जो है वो वहाँ भेजेंगे। ये ज़राअत के हवाले से जो है ना वो जो उनका एक एग्रीमेंट भी हुआ है और कुछ पिछले दौर में
जब पिछले दिनों में जब वो दौरे पे गए हैं चीन के, तो वहाँ पर कुछ MOU भी हुए थे। अच्छा सब JUI जमीयत उलमा इस्लाम ने कह दिया कि हम इत्तेहाद के बगैर ही तहरीक खुद चलाने का फैसला किया उन्होंने, लेकिन PTI के साथ जो उनके मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ था वो ख़त्म हो गया, PTI भी अलग हो गई है, अब JUI भी अलग हो गई है। तो ये कितनी देर से कह रहे थे कि क्या होगा, हाँ। और इसी तनख्वाह पे करेंगे काम सारे, और करेंगे और कर रहे हैं, और नहीं हो रहा इत्तेहाद। उन्होंने एंगेज रखा है, ठीक है, वो एंगेज तो रखना ही होता है। उन्होंने कहा कि आ जाएं, हमारी शराइत पे आए। मौलाना फजल रहमान एक प्लेयर हैं, वो बनी बनाई चीज़ हो एक अच्छी कुव्वत रखते हैं, एक स्ट्रीट पावर रखते हैं। तो उन्होंने माजी में साबित भी किया, खुद इमरान खान को भी बड़ा टफ टाइम दिया है उन्होंने। तो वो अपनी शराइत पे कहते हैं कि आए ना, मेरे पीछे चले, मेरी सरबराही में चले। तो वो PTI को मंजूर नहीं, PTI में ज़ाहिर वन मैन शो है, वन मैन पार्टी है, वो उनका एक अपना स्टाइल है। बाकी जगहों पे भी ऐसे ही है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ PTI को करें, लेकिन PTI में जो कुछ है वो भी हमने बताना है, बाकियों में भी जो है वैसे वो भी उसी तरह ही वो भी है, ठीक है ना। तो वो इस वजह से फजल रहमान साहब अब मुतमिन हो गए हैं कि चूंकि एस्टैब्लिशमेंट ने अपने घर में सफाई शुरू कर दी है, एहतसाब का अमल शुरू कर दिया है, हम इस पे खुश हैं। लिहाजा अब जो है ना, इसके बाद की जो जद्दोजहद है वो हम जारी रखेंगे। आइन और कानून की बहाली के लिए उनके नज़दीक वो जद्दोजहद जारी रखेंगे, लेकिन हम अपने ही प्लेटफॉर्म पे करेंगे। ठीक है साहिब साहब, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।